नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल पक्का माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ दूसरा जो मेडल है वो पक्का माना जा रहा है। क्वार्टर फाइनल में चीन को चिनपेन को हरा दिया है। चीन की चिनपेन को हरा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहला राउंड 3-2 और दूसरा राउंड 5-0 से जीत लिया गया है और इसी के साथ जो है वो दूसरा मेडल जो है भारत का वो पक्का माना जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बेखौफ दबंगों का आतंक देखने को मिला है लखनऊ में। घर में घुसकर सामान बाहर फेंक दिया गया, ताला तोड़कर सामान को बाहर फेंका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बेखौफ दबंगों का आतंक लगातार जारी है। ताला तोड़कर घर का रखा सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है। सेक्टर 4 के ये घटनाएं हैं गुडम्बा के सेक्टर 4 की, जहां का आपको बताते चले बिजली विभाग की लापरवाही से लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि फायर ब्रिगेड की बिजली विभाग की लापरवाही से ट्रांसफार्मर जला है। बख्शी का तालाब से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले बीकेटी एसडीओ और जेई की लापरवाही यहां पर उजागर की गई है, जहां पर आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बीकेटी से बड़ी खबर है। 1 घंटे तक ट्रांसफार्मर जलता रहा और इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसकी वजह से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। खबरों की तरफ रुख करते हैं। शादी का वादा करने के बाद अगर विवाहिता महिला की, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते, सहमति से संबंध बने हैं तो ऐसे में पुरुष को पूर्ण रूप से दोषी नहीं कहा जा सकता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की है। हालांकि ट्रायल कोर्ट को इन टिप्पणियों पर गौर किए बगैर ट्रायल पूरा करने की सलाह दी गई है। याचिका दाखिल करते हुए आरोपी ने बताया कि उस पर महिला ने 17 मार्च को कुरुक्षेत्र में दुष्कर्म और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करवाया था। हाईकोर्ट ने याचिका सरकार की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि FIR देखने से स्पष्ट होता है कि महिला से जबरन संबंध नहीं बनाए गए थे। आरोप के अनुसार महिला के पति के साथ संबंध सही नहीं थे। इस बीच याची ने उससे शादी का वादा किया और संबंध बनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में शादी का वादा हुआ, किसी कारण से शादी नहीं हो पाई, जिस कारण यह मामला सहमति संबंध का है। साथ ही महिला अभी विवाहित है और उसका पति से तलाक नहीं हुआ है, तो वैसे भी अभी वह आरोपी से विवाह नहीं कर सकती। ऐसे में आरोप पूर्ण तरीके से साबित हो भी जाते हैं तो उसे पुरुष पूर्ण रूप से दोषी नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट लगाते हुए ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि जाति के कारण शिकायतकर्ता का अपमान हुआ या उसे पीड़ित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से इस वक्त बड़ी खबर आपको तक पहुंचा देते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं से आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले 250 रुपए की वसूली। BRC के सहायक लेखागार का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। रिश्वत लेकर पंचायत चुनाव में
काटी थी ड्यूटी और बीएसए सीतापुर का कृपा पात्र है सहायक लेखाकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, बीआरसी के सहायक लेखाकार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ रिश्वत लेकर पंचायत चुनाव में जो ड्यूटी काटी गई थी उसको साफ देखा जा सकता है। वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मच चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि बीएसए जो है वो सहायक लेखाकार का कृपा पात्र है, जिसकी वजह से वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि शिक्षक शिक्षिकाओं से 250 रुपए की वसूली की गई है और 250 रुपए की वसूली के साथ ही उनकी ड्यूटी जो है वो काट दी गई। अब लेकिन इस पूरे मामले का वीडियो जो है बीआरसी साहब का ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना टीकाकरण में मिश्रित खुराक को शामिल करने के लिए सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही आपको बताते चले, अब जल्द ही एक व्यक्ति को 2 अलग-अलग वैक्सीन की खुराक मिल सकेंगी, क्योंकि अब तक सामने आए अन्य चिकित्सीय अध्ययनों में काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल चुके हैं। बृहस्पतिवार को देर रात तक चली विशेषज्ञ कार्य समिति की बैठक में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनके अलावा नाक से दी जाने वाली भारत बायोटेक की वैक्सीन और सीरिन से दी जाने वाली कोवैक्सीन की मिश्रित खुराक पर अध्ययन की अनुमति दे दी गई है। जल्द ही देश भर के अस्पतालों में यह अध्ययन शुरू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में बदमाश को पैर में गोली लगी है। मौके से तमंचा, चोरी की बाइक बरामद कर ली गई है। आरोपी पर लूट चोरी के कई केस दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में मुठभेड़ हुआ था और सेक्टर 39 के स्टेलर पार्क के पास ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर आपको बताते चलें बदमाश को पकड़ लिया गया है। मौके से तमंचा, चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। बड़ी सफलता यहां पर मिली है पुलिस को। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी पर लूट चोरी के कई केस दर्ज हैं और इसी के साथ साथ तमंचा और बाइक भी बरामद कर ली है पुलिस ने। पुलिस ने जो जानकारी दी वो ये कि गाजियाबाद में मुठभेड़ हुआ था, फरार चल रहा था, आरोपी फरार है और आपको बताते चले, लेकिन मौका वारदात से सेक्टर 39 के स्टेलर पार्क के पास से एक तमंचा, बाइक और इसके साथ साथ कई चीजें बरामद कर ली गई। खबरों की तरफ रुख करते हैं। तमिलनाडु के नगर प्रशासन मंत्री डीएमके नेता के.एन. नेहरू ने बिहार के लोगों पर नस्लीय टिप्पणी की है। आपको बताते चले, माना जा रहा है कि उनका यह बयान बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। बताया जा रहा है कि मंत्री ने बिहार के लोगों को तमिलों से कम होशियार बताया। साथ ही आरोप लगाया है कि बिहार के लोग तमिलनाडु में आकर स्थानीय निवासियों की नौकरियां छीन रहे हैं। बताते चले कि कुछ दिन पहले पेगासस कथित जासूसी कांड को लेकर बनी संसदीय समिति में शामिल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री पर उन्हें बिहारी गुंडा कहने का आरोप लगाया था। इस मामले में विवाद अब तक शांत नहीं हुआ था। जानकारी के मुताबिक के.एन. नेहरू ने यह बयान 25 जुलाई को दिया था। उस वक्त वह तिरुचिरापल्ली स्थित डीएमके कार्यालय से एक रोजगार कैंप को संबोधित कर रहे थे। करीब 1 सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम 23 जुलाई को शुरू हुआ था, जिसमें के.एन. नेहरू 25 जुलाई को शामिल हुए थे। अपने भाषण के दौरान के.एन. नेहरू ने कहा, बिहार और उत्तर भारत के लोग तमिलनाडु में तमिलों की नौकरियां छीन रहे थे। वे बिना तमिल और अंग्रेजी जाने स्थानीय बैंकों और अन्य स्थानों पर काम कर रहे थे। डीएमके नेता ने अपने भाषण में कहा कि बिहार के लोग तमिलों से कम समझदार होते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आप तक बड़ी खबर पहुंचा देते हैं। घरों में पानी भरने से लोगों में आक्रोश है। लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए लोगों का आक्रोश भी अब देखने को मिलने लगा है। लोगों ने घर से निकलकर हाईवे में डेरा डाल लिया है। पानी भरने से आक्रोशित लोग हाईवे में बैठ गए हैं। बारिश ने नगर पालिका के कामों की पोल जो है वो खोल कर रख दी है। घाटमपुर की 75% जनता जलभराव से प्रभावित हो चुकी है। घाटमपुर में जल निकासी में फेल जो है वो नगर पालिका कहीं ना कहीं देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्यन
न्यूज़ के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि झमाझम बारिश इलाके में हो रही है और इस बारिश ने नगर पालिका के कामों की पोल खोलकर रख दी है। 75% जनता जलभराव से प्रभावित हो रही है घाटमपुर की, और अब यहाँ की जनता जो है वो सड़कों पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। नगर पालिका के विरोध में वो सड़क पर निकल चुके हैं। जल निकासी में नगर पालिका फेल हो चुकी है, स्थानीय लोगों का कहना है। इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चले कि लगातार मानसून अब आ चुका है और लगातार 2 दिन से बारिश उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसको देखते हुए जलभराव की समस्याएं कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। लोगों ने घर से निकलकर अब हाईवे में डेरा डाल लिया है। घाटमपुर के लोगों ने 75% जो जनता है वो इस जलभराव से प्रभावित हुई है, जिसके कारण लोगों ने यह निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही हुई है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे हाईवे बंद हो चुके हैं। सिरमौर जिले में सड़क धंसने के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है। वहीं मंडी जिला में पार्किंग की छत पर डंगा गिर चुका है, जिससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि सिरमौर जिले में 707 पावटा साहिब से रोहडू जाने वाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग बड़वास के पास लगभग 50 से 100 मीटर सड़क धंसने से अवरुद्ध हो गया है। पावटा सतोन से कमराऊ, कफोटा, शुलाई की तरफ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग किलोड़, खेरवा, मशचोग, जाखना होते हुए कफोटा पहुंच सकता है, क्योंकि ये सड़क कल या परसों शाम तक ही खुल सकती है। अगर बारिश हो जाती है तो और भी समय लग सकता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको यही बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के ही मंडी जिले में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। वीरवार देर रात तेज बारिश के कारण मंडी के रामनगर में पार्किंग शेड की टीन की छत पर डंगा गिर गया था। पार्किंग में खड़ी 12 कारों पर छत गिरने से बसें जो खड़ी थी उनको नुकसान हुआ है। 4 कारों का ऊपरी हिस्सा टूटकर बुरी तरीके से चिपक चुका है। बाकियों के शीशे टूटे हैं। रामनगर के पार्षद योगराज ने कहा है कि कारों को निकाला जा रहा है। वहीं बारिश से 7 मील के पास भूस्खलन से मंडी कुल्लू एनएच शुक्रवार सुबह 6:30-7 बजे तक 1.5 घंटे तक बंद रहा। वाहनों को वाया कटौला बजौरा मार्ग से भेज दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने इस मामले की पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के सामा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए साफ देखे गए हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने स्वयं दी है और इसके साथ साथ अधिकारियों ने बताया है कि ये ड्रोन गुरुवार रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण, चुलाग्या और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए थे। ये ड्रोन ऐसे समय पर देखे गए हैं जब करीब 1 हफ्ते पहले पुलिस ने यहाँ पास के सीमावर्ती कंचक इलाके में 5 किलोग्राम IED सामग्री ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अधिकारियों ने कहा है कि सीमा BSF के जवानों ने पाकिस्तान की ओर लौट रहे एक ड्रोन पर चुलाग्या में कुछ गोलियां चलाई। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 2 ड्रोन बारी ब्राह्मणा और गगवाल में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मंडराने के तुरंत बाद आसमान से गायब हो गए। पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ साथ घटनास्थल पर गहन तलाशी के लिए रवाना हो चुकी है। जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर राजस्थान के पास आभानेरी गांव में चांद बावड़ी भारत की सबसे सुंदर बावड़ी है। बताया जाता है कि इस बावड़ी में लगभग 3500 सीढ़ियां हैं। साथ ही सबसे गहरी बावड़ी भी इसी बावड़ी को माना जाता है। और क्या कुछ खास है इस बावड़ी में, इस रिपोर्ट में देखिए। आजकल तो खैर कुओं और बावड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने राजा महाराजाओं के जरिए बनाई गई बावड़ियों के बारे में सुना होगा। हो सकता है कि कुछ ने इन्हें देखा भी हो। आज भी गांव, देहातों और कस्बाई इलाकों में जहां स्थानीय लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ता है, वहां कुओं को खोदकर प्राकृतिक जल का स्रोत तैयार किया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में ये बहुत कॉमन था और हर राज्य निकायों के पास अपने अपने कुएं होते थे।
राजा महाराजाओं और शाही घरानों के पास तो अपने व्यक्तिगत कुएं भी मौजूद थे, जहां किसी अन्य को आने का अधिकार भी नहीं होता था। इतिहास की धरती पर बहुत से कुओं और बावड़ियों का जिक्र मिलता है, लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी से परिचित करवाना चाहते हैं, जो राजस्थान के आभानेरी गांव में स्थित है। यूँ तो आभानेरी गांव के पास अपनी अलग कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन जयपुर का एक छोटा सा गांव बावड़ियों की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी है, जो 100 फीट गहरी है। चांद बावड़ी के नाम से मशहूर इस बावड़ी का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले यानी कि 9वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियाँ हैं, जो नीचे की ओर जाती हैं। उस समय अगर किसी भी व्यक्ति को बावड़ी के भीतर से पानी निकालना होता था, तो उसे पहले 3500 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ता था। ये बावड़ी हर्षद माता मंदिर के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि चांद बावड़ी का हर्षद माता मंदिर से कोई धार्मिक रिश्ता भी है, जिसके चलते इस मंदिर के ठीक सामने इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। ये मंदिर अपने आप में शिल्पकारी का एक बड़ा नमूना है। इस मंदिर की देवी हर्षद माता को खुशहाली और संपन्नता की देवी कहा जाता है, जो गांव में सुख शांति और खुशहाल माहौल रखती है। मध्यकालीन युग में बना ये मंदिर स्वयं एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने आते। चौकोर आकार में बनी ये बावड़ी हर ओर से 35 मीटर लंबी है। 4 कोनों में से 3 कोनों में सीढ़ियाँ हैं, जो गहराई तक पहुंचती हैं। इस क्षेत्र की जलवायु रूखी है और उस समय यहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी, तभी इतनी गहरी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इस बावड़ी में जमा किया गया पानी 1 साल तक स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करता था। इस बावड़ी की संरचना और सीढ़ियों की बनावट भारतीय शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है। ये उस समय के वास्तुकारों की समझ और गुणोत्तर ज्ञान का एक बड़ा उदाहरण है। ये गांव राजस्थान की राजधानी और प्रमुख शहर जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित है। इस गांव की स्थापना राजा चांद ने करवाई थी और इसका नाम आभा नगरी यानी रोशनी की नगरी रखा गया था। जब आप चांद बावड़ी की गहराई में जाने लगेंगे, तो आप तापमान में भी 5 से 6 डिग्री की कमी महसूस करने लगेंगे। कहा जाता है कि मानसून के समय इस बावड़ी में ऊपर तक पानी भर जाता है। कुओं की अपेक्षा बावड़ियाँ ज्यादा गहरी होती हैं, इसलिए इनमें अधिक मात्रा में पानी संरक्षित करके रखा जा सकता है। इन बावड़ियों के निर्माण की शुरुआत का इतिहास भारत से ही जुड़ा हुआ है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। तो भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां जाने से हर कोई डरता है। इन जगहों के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को लगातार मिलती रहती हैं। ऐसा ही एक किला है शनिवार वाड़ा, जो भूतिया जगह कहलाता है। भारत के ऐतिहासिक धरोहर शनिवार वाड़ा पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। क्या है शनिवार वाड़ा की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। की कहानी ज्यादातर लोगों को पता होंगी। फिल्म बाजीराव मस्तानी के बाद उनकी जिंदगी से जुड़ी सारी बातें लोगों को और भी पता चल चुकी हैं। मगर शायद कम ही लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित शनिवार वाड़े फोर्ट को देश के सबसे हॉन्टेड जगहों में से गिना जाता है। जी हाँ, आज हम आपको पेशवा के इसी शनिवार वाड़े किले के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे सुनकर आपको हैरानी होगी। बाजीराव रोड पर अभिनव कला मंदिर के पास ये बना शनिवार वाड़ा महल पेशवा राजाओं का निवास स्थान था। इस महल की नींव बाजीराव प्रथम ने शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में रखी थी। माना जाता है कि उस दौरान इसके निर्माण में 16,110 रुपये की लागत आई थी और ये महल इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। 22 जनवरी 1730 को इस महल में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक इस महल में गृह प्रवेश किया गया था। इस महल की खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में है। यही कारण है कि हर साल देश और विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। वहीं दीवारों पर महाभारत और रामायण काल के दृश्य बने हुए हैं। आपको बता दें कि हर दिन शाम को विशेष लाइट और साउंड शो का आयोजन
आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए पुणे और आसपास के लोग यहाँ आते हैं। इस महल की पहली मंजिल पर 17 और 18वीं सदी के दौरान महानगर पालिका इस महल की देखभाल करता है। इस महल की पहली मंजिल पर 17-18वीं सदी के दौरान की गई कई वस्तुओं और मूर्तियों को रखा गया है। वर्तमान समय में पुणे महानगर पालिका इस महल की देखभाल करता है। इस किले में 16 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 14 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बन गए थे, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरा भागते हुए अपने कक्ष से भागे और नारायण ने पूरे महल में दौड़ते हुए काका माला बाजवा यानी कि चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक नारायण राव की हत्या उनके चाचा ने ही करवाई थी। कहते हैं कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है और उनके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका माला बचाओ की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई देती है। अंधेरी रातों में ये महल और अधिक डरावना लगता है। स्पेशल डेस्क RN। चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए RN न्यूज़।